Assalamu alaikum guys. The topic we are going to discuss today is inductive effect. And to understand inductive effect, what you have to know firstly is what is electronegativity. आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है लेकिन लेट मी रिवाइज इट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Whenever there is a covalent bond between two unlike atoms, ठीक है, जब भी कोवलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के बीच में है जो एक जैसे नहीं है, लाइक देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम. सो दैट्स मीन कि यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी बात नहीं हो रही. किस तरह की कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है? फॉर एग्जाम्पल बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. The carbon atom between these two atoms like carbon and hydrogen and carbon and chlorine, which are unlike atoms. इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड जब भी होता है उसमें क्या होता है कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है. ये आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है? वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज मोर टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो अब हम नीचे वाले एग्जांपल देख लेते हैं. तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.55, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 3.16. सो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दैट्स मीन कि जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लाई करेंगे टुवर्ड क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड इटसेल्फ rather than कार्बन. जबकि अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की 2.55 है तो दैट्स मीन कि दोनों के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी एक जितनी है. सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवलेंट बॉन्ड के, दे विल लाई समवेयर बिटवीन दीज टू एटम्स. ठीक है, अब आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. बट बिफोर दैट यू शुड नो कि ये भी कोवलेंट बॉन्ड है. जो कार्बन कार्बन के बीच में है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड. तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि दिस कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, while the covalent bond between two unlike atoms, for example the covalent bond between carbon hydrogen and carbon chlorine, is पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पर क्या है? पोलैरिटी है. हम इस ये कह सकते हैं जो द बॉन्ड बिटवीन कार्बन क्लोरीन इज पोलराइज्ड. सो अब तो अगर कोवलेंट बॉन्ड पोलराइज है तो आप नोटिफाई कैसे करते हो, आप उसको शो कैसे करते हो कि आप जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर डालते हो पार्शियल नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जिसको कहते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अदर वन, उसके ऊपर आप डालते हो पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, आप पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव साइन ऐड कर देते हो. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. लेकिन इसकी वजह से जो फर्दर एक्शन होता है उसको हमने जब स्टडी करना है तो वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट. सी, अब अगर क्लोरीन और कार्बन हम ले लेते हैं, अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं है. सो अगर मैं यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी करती हूँ और लेट मी ऐड कि इसके पास दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक इधर लगा हुआ है CH3. अब ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट हम लोगों ने इस वाया दिस पार्ट हमने स्टडी किया. अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बाकी के स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट हुआ, अब हम वो देख लेते हैं. सो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. इसका क्या मतलब है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस कार्बन के ऊपर कम हो गई है. अच्छा, एवरी एटम वांट टू मूव टूवर्ड स्टेबिलिटी. इवन दो हम एटम का भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इन केमिस्ट्री एवरी स्ट्रक्चर वांट्स टू मूव टूवर्ड स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है. अब अगर एक कार्बन से या एक एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन ली जाती है तो वो क्या चाहेगा कि उसको उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस मिल जाए, तभी वो अपनी स्टेबल फॉर्म में रहेगा. अब क्या है, वो क्लोरीन से तो छीन छीन नहीं सकता.
क्यों नहीं छीन सकता क्लोरीन से? क्योंकि क्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसको छीनने ही नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस कार्बन और इस इसको कह लो कि दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या करेगा कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब अपनी तरफ इसने कर लिया। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को फर्दर खोल के लिख दूं, एच एच एंड एच, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव था अल्फा कार्बन पे। अब बीटा कार्बन जो है उसके ऊपर भी यही हुआ कि उसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो उसको भी हम किसी चीज से शो करेंगे। यही हमने पढ़ा ना कि जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो हम उसको पार्शियल पॉजिटिव से शो करते हैं। अब जो इसके एडजेसेंट कार्बन है बीटा कार्बन, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है बिकॉज ऑफ अल्फा कार्बन। तो इसके ऊपर हम किससे शो करेंगे, अब इसको हम शो करेंगे वाया डबल पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, डबल पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या, अभी हमने पढ़ा कि अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो ये भी चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी डेंसिटी को कंप्लीट करे, दोबारा से हासिल कर ले। तो अब ये क्या करेगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। सो इस केस में अब जिस भी हाइड्रोजन से आप शो करना चाहते हो, चार तीनों तरफ से ये करेगा, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन से नहीं करेगा, तीनों तरफ से करेगा। तो लेकिन आप टू टू राइट इट डाउन ड्यूरिंग पेपर आप किसी एक हाइड्रोजन पे शो कर सकते हो, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आपको पता है। क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइड्रोजन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब उसको हम किससे डोनेट करेंगे, दोबारा पार्शियल पॉजिटिव से, लेकिन कैसे, अब लिखेंगे हम ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब आप एक चीज देखो कि अब मैंने जैसे जैसे अलोंग द चेन हम मूव करते जा रहे हैं, मैं पार्शियल साइन इंक्रीज करती जा रही हूँ। पहले मैंने सिंगल पार्शियल पॉजिटिव किया, फिर मैंने डबल पार्शियल पॉजिटिव किया और फिर मैंने ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव किया। और इससे अगर आगे मैंने मूव करवाना होता, यानी कि यहाँ पर एक और कार्बन होती, तो उस पर फिर मैं टेट्रा पार्शियल पॉजिटिव कर देती, उस पर टेट्रा पार्शियल पॉजिटिव आता। अच्छा, अब टेट्रा पार्शियल पॉजिटिव तक ही ये इफेक्ट जाता है, इससे आगे पेंटा पे नहीं जाता। वो बात हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये देखो कि हम लोग पार्शियल का साइन इंक्रीज क्यों करते जा रहे हैं। पर आप देखो कि पहली कार्बन पे हमने लिखा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी, तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए एडजेसेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मूव करवा लिया। जब इसने अपनी तरफ मूव करवाया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसी हद तक पूरी हो गई, ठीक है। अब इसके साथ वाला कार्बन जो है दिस कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन। अब आप बीटा कार्बन को देखो तो बीटा कार्बन जो है अब इस टाइम ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अल्फा कार्बन के, क्योंकि अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसी हद तक फुलफिल हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि उसने तो साथ वाले बीटा कार्बन से स्नैच कर लिया है। तो अब दोनों में से आप देखो तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बीटा कार्बन पे। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह जब बीटा कार्बन है इससे एडजेसेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मूव करवाएगा, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसी हद तक पूरी हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एज कंपेयर टू बीटा कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो इसके ऊपर लिख देंगे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, ये हो क्या रहा है बेसिकली। इसके आगे मुझे यहाँ पर क्लोरीन भी डाल देने दो। अब आपने समझना है कि हुआ क्या। यहाँ पर अब आप देखो तो यहाँ पर ये साइंस जो है पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या शो करवा रहे हैं, ये शो करवा रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो गई। क्योंकि जब मैं सिंपल कार्बन 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 लिख रही हूँ और इनके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव साइन नहीं है, तो इन अदर वर्ड्स के यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं है, क्योंकि दिस इज द बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स।
और सिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होती, इसी वजह से हम कहते हैं कि वो नॉन पोलर बॉन्ड था, ये नॉन पोलर बॉन्ड था। बट अब अगर आप इस वाले केस में देखो तो द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स और नो लॉन्गर नॉन पोलर बॉन्ड्स, नो लॉन्गर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर अब चार्ज सेपरेशन आ चुकी है। इन अदर वर्ड्स अब यहाँ पर ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो चुका है। Okay, now I'm going to tell you the definition of inductive effect, and when you listen the definition, please keep it in mind the concept that I have just given to you. Okay, let me start. Inductive effect क्या होता है? The polar bond between two unlike atoms induces charge separation between adjacent bond and further along the chain. The polar bond between two unlike atoms induces charge separation between adjacent bond and further along the chain. This is inductive effect. और इसको फर्दर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ कि जो पोलर बॉन्ड था, द पोलर बॉन्ड इंड्यूसेस डायपोल, परमानेंट डायपोल। अब यहाँ पर क्या है, देखो चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पर डायपोल बन गया ना। दो डायपोल क्या होता है, डायपोल पोल्स फॉर्मेशन हो जाती है, दो पोल्स फॉर्मेशन होगी, चार्ज सेपरेट हो गया, यानी कि इस तरह से हो गया। ठीक है, अब डायपोल आपको पता चल गया क्या होता है। अब क्या हुआ कि इस पोलर बॉन्ड ने क्या किया कि साथ वाले बॉन्ड पे इंड्यूस कर दिया डायपोल। ठीक है, तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट को अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि डायपोल, परमानेंट डायपोल। परमानेंट क्यों वर्ड यूज किया मैं अभी बताती हूँ आपको। परमानेंट डायपोल इंड्यूसेस इन वन बॉन्ड बिकॉज ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। अब एडजेसेंट बॉन्ड क्या है, पोलर इन नेचर। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब परमानेंट क्यों, कि जब तक ये क्लोरीन एटम यहाँ पर लगा हुआ है ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर रहेगा, यानी कि इसका एडजेसेंट बॉन्ड जो है वो वहां पर डायपोल रहेगा, वहां पर चार्ज सेपरेशन रहेगी। ठीक है, सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक हम लोगों ने पढ़ी थी बिटवीन जस्ट टू एटम्स, लेकिन उस उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस हुआ है अलोंग द चेन। ठीक है, अच्छा, अब ये तो अभी तक हम लोगों ने जस्ट कॉन्सेप्ट लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। नाउ लेट्स सी कि इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, why it is the part of our syllabus। अभी मैंने आपको कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। जब भी कोई चीज स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है तो इन अदर वर्ड्स वो उसकी रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर रही है। सो नाउ आप इसको एप्लीकेशन में भी लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट की, आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट के फंक्शंस में भी लिख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट application via examples. So let me take acids as an example. First acid is chloroacetic acid, and other one is acetic acid. Okay, अब क्वेश्चन है कि दोनों में क्या फर्क है कि एक में एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन को जब हमने क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया है तो वी गेट क्लोरोएसिटिक एसिड। इन अदर वर्ड्स कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। सो क्या क्वेश्चन आ जाता है हमारे जहन में कि क्या दोनों की एसिडिटी सेम है या नहीं सेम, और नहीं सेम तो क्यों सेम नहीं है। ठीक है, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू आंसर कि क्या सेम है, तो आंसर इज नो, इनकी एसिडिटी डिफरेंट है। क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक इन नेचर, while acetic acid is less acidic as compared to chloroacetic acid। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि व्हाई, ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है समझने के लिए अब यहाँ पर आ जाती है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन।
क्लोरोएसिटिक एसिड में क्या है, क्लोरीन, दोबारा से वही, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, सो इट इज पार्शियल नेगेटिव, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। इट्स साथ वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव, एंड देन ऑक्सीजन इज ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। अब आप इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को कंपेयर करो, तो इस ऑक्सीजन को मैं ए कह देती हूँ, इसको मैं बी कह देती हूँ। जो ए ऑक्सीजन है, जो क्लोरोएसिटिक एसिड का पार्ट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सिटी कम है एज कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि यहां पर एक और एटम लगा होता अलोंग द चेन, तो उसके ऊपर आ जाता टेट्रा पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये मैक्सिमम अलोंग द चेन मैक्सिमम फोर्थ एटम तक जा सकता है। ठीक है, यानी कि इससे आगे अगर होता भी, कुछ और एटम्स लगे भी होते, इससे लंबी चेन होती, तब भी इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फोर्थ एटम तक जा सकता है चेन के अंदर। ओके, अब ऑक्सीजन जो क्लोरोएसिटिक एसिड की ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड की। अब अब सेकंड आपने क्या नोट करना है कि दिस बॉन्ड बिटवीन ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज मोर पोलराइज्ड एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन जो है वो ज्यादा हो गई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सॉरी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट लाइज मोर टुवर्ड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वो ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट दैट वाज इंड्यूस्ड बाय कार्बन एंड इंड्यूस्ड बाय बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। सो अब ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन चाहता है कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीन ले, अपनी तरफ मूव करवा ले, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए। इसी तरह, अच्छा, इस बात को आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स रिलीजेस प्रोटॉन, एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब कौन सा, जो प्रोटॉन ये लूज करते हैं उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं। जो हाइड्रोजन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज होगा उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं। तो इस केस में ये है एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस में से क्वेश्चन है कि दोनों में से मोर रेडली कौन सा जो है वो रिलीज करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, मोर रेडली कौन सा जो है एसिड वो प्रोटॉन लूज करेगा, तो क्लोरो एसिडिक एसिड मोर रेडली जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट बिकम्स वीकर बिकॉज ऑफ द चार्ज सेपरेशन दैट वाज इंड्यूस्ड बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड वीक हो गया है ज्यादा। अब यहाँ पर तो कोई इस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा जो क्लोरीन दे रहा था, नहीं आ रहा ना। तो इस वजह से जो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, इसके बीच में चार्ज सेपरेशन कम है एज कंपेयर टू बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, इस वजह से क्लोरोएसिटिक एसिड अपना हाइड्रोजन मोर रेडली लूज कर देता है। अब एसिड तो मैंने बता दिया, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन लूज करते हैं। अब देखना आपने ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो मोर रेडली आयनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड दो चीजों से हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को। एक, वन, कि मोर रेडली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मोर रेडली कर सकता है, मोर इजीली आयनाइज हो सकता है। अब अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, एक ही बात है। मोर रेडली प्रोटॉन लूज करेगा, या कह सकते हो कि मोर रेडली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, मोर रेडली लूजेस प्रोटॉन। सेकंड किस चीज पर डिपेंड करता है एसिड की एसिडिटी,
कि उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। जितनी ज्यादा बेस स्टेबल होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होती है कि जब इसने यहां से, अब मैं यहीं पर इसको कन्वर्ट करने लगी हूँ, लेट सपोज कि यहां पर इसने प्रोटॉन लूज कर दिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव, क्योंकि अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, इसने कंप्लीटली उससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लिया, तो अब पार्शियली रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज conjugate bases of chloroacetic acid and acetic acid। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मोर रेडली किसने प्रोटॉन लूज किया, क्लोरोएसिटिक एसिड ने। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब सेकंड चीज देखते हैं, सेकंड क्या है कि कॉन्जुगेट बेस किसकी स्टेबल है। तो कॉन्जुगेट बेस दोनों की देखने के लिए स्टेबल किसकी है, आपने ये देखना है दोबारा से, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने देखना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन के ऊपर, अब आपने देखना है कि किसके कौन अपना मोर रेडली इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस क्या है, बेस वांट्स टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहती है। तो अब इस टाइम पर ये दोनों बेस है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहेगी वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है, हम नए पेज को यूज कर लेते हैं। क्लोरीन CCO नेगेटिव एंड CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बोथ आर बेसिस, कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट बेसिस में आपको मैंने पहले ही बता दिया, बेस क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहती है। अब देखना है स्ट्रॉन्ग क्या होती है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो मोर रेडली अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहती है। शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। अब देखना है दोनों में से मोर रेडली अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर करेगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ज्यादा देना चाहेगा। अगर किसी के पास देने के लिए कोई चीज पहले ही कम है तो वो किस तरह से किसी और को दे सकता है। Okay, let me explain it in simple words. Let's suppose someone is asking me for 10 rupees, but rather than 10 I have only 9 rupees. So because myself I also don't have 10 rupees, so I can't give them those 10 rupees that he or she asking for. So अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इसके ऊपर, अब आप अपने आप अगर अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो पहले आप लोग खुद सोचो, अपने वीडियो स्टॉप करो और आंसर इट योरसेल्फ। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि है किसके ऊपर ऑक्सीजन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। वाई? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा था, इसके ऊपर था पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि इसके ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव था इस कार्बन पर, तो इसने क्या किया था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मूव करवा लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मूव करवाएगा तो एडजेसेंट एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एडजेसेंट एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पर तो क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसमें CH2 कर दूं, इसको H कर दूं, तो यहाँ पर तो H है, और H जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्नैच या विड्रॉ नहीं कर, स्नैच का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, सॉरी, स्नैच कर लेगा तो आयंस बन जाएंगे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं कर रहा, दैट्स वाई इस कार्बन के ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस वजह से इस पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जब इस पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है between this carbon and oxygen, it lies more toward this oxygen. So
this oxygen has more electron density as compared to this one. अब अपने जहन में वो 10 रुपीज वाली स्टोरी लेकर आओ, तो आपको पता होगा कि अगर इसके पास प्रोटॉन दोबारा आता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों में से इस प्रोटॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन मोर रेडिली शेयर करेगा? दिस वन, दिस वन, एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि उसके पास देने के लिए मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मौजूद है, बट रिमेंबर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं टुवर्ड दिस कार्बन। ठीक है। अब अच्छा, अब कॉन्जुगेट बेस किसकी तरह स्टेबल है? इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? क्योंकि ये मोर रेडिली दोबारा से रिएक्शन नहीं कर रहा, जब इसके बीच में मोर रेडिली इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं कर रहा, दैट्स मीन कि इनके बीच में मोर रेडिली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, रिएक्शन उसके साथ प्रोटॉन के साथ ये नहीं देगा मोर रेडिली। तो इन अदर वर्ड्स ये जिस फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में रहेगा, उस फॉर्म में रहेगा, तो दैट्स मीन कि ये उस फॉर्म में स्टेबल है। सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्टेबल। दोनों पॉइंट्स पर क्लोरो एसिटिक एसिड पूरा उतरा, तो क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। कितना? ये भी देख लो, क्लोरो एसिटिक एसिड इज 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसे एटम के बारे में, हमने एक ऐसा, अब एटम कह लो, ठीक है, यहाँ पर कोई और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता था जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था। लेकिन क्योंकि अगर कोई चीज विड्रॉ कर रही है, तो हमने अभी तक आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स या ऐसे भी एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, रेदर देन विड्रॉ, वो डोनेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होते हैं। अब उस तरह की एग्जांपल देखते हैं। असल में वो एग्जांपल आपके सामने ही है एसिटिक एसिड की, लेकिन अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसे के साथ जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ना आ रहा हो। मैं एसिटिक एसिड की एग्जांपल लूंगी, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, बट दिस टाइम इसको मैं कंपेयर करूंगी फॉर्मिक एसिड के साथ। ठीक है। एसिटिक एसिड में ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप हैज द एबिलिटी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो इन अदर वर्ड्स इसने इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को किस तरफ को कर दिया? इस तरफ को। जब इसने इधर को रिलीज किया, तो ये भी करेगा। ठीक है। इस कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अच्छा, किसी के पास अगर किसी चीज की कमी हो जाए, वो तब भी स्टेबल नहीं रहता, वो तब भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए क्या करेगा? किसी और से वो चीज लेने की कोशिश करेगा। और अगर किसी के पास कोई चीज उसकी जरूरत से ज्यादा हो जाए, तब भी वो स्टेबल नहीं रहता, और वो क्या चाहता है कि वो अपना बर्डन कम करने के लिए वो चीज किसी और को दे दे। तो अब ये कार्बन क्या करेगा? ये अपने आप को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मूव करवा देगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा टुवर्ड दिस ऑक्सीजन। जबकि हाइड्रोजन जो है, इट डजंट हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओरिजिनल थी, वही रहेगी। ओरिजिनल से मतलब यहाँ पर ये है कि अभी तक आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों के लिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बराबर था। ठीक है। तो अब अगर आपने जो स्टैंडर्ड अपने जहन में बनाया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड पे रख लो, और ये उस स्टैंडर्ड को बाईपास कर गया। इस पे क्या हुआ कि इस पे ये जो ऑक्सीजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है। सो यहां पर मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O H एंड H C डबल बॉन्ड O O H। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर दोबारा से इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ तक जाता है? फोर्थ एटम तक। तो यहाँ से ये 1 2 एंड यहाँ पर यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है। अब एसिड क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। अब वो प्रोटॉन रिलीज क्यों करता है? क्योंकि उसके जो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ वाला ऑक्सीजन होता है, वो चाहता है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर ले। ऐसा ही है। अब ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा चाहता है स्नैच करना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स, या ये वाला चाहता है? अब इसका जो ऑक्सीजन है, एसिटिक एसिड का जो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीने? जब वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा ही नहीं, तो प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा। ठीक है।
एज कंपेयर टू, हम बात अब कंपैरिजन में कर रहे हैं। देखो अगर हम कंपैरिजन में बात ना करें तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अब हम लोग किसी चीज को कहते हैं कि वो टॉलर है, तो हम किसी चीज से कंपेयर करके कह रहे होते हैं कि किससे टॉलर है वो। ये अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की। तो फॉर्मिक एसिड के ऊपर ऐसी कोई भी चीज उसके स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद नहीं है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कर दे। तो इसलिए इसको जो क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन स्नैच कर ले। ठीक है, इसके पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कर दे। तो ये हाइड्रोजन से, साथ वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच कर लेगा और प्रोटॉन को मोर रेडली जो है वो लूज करेगा, रिलीज करेगा। सो फॉर्मिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, या इन अदर वर्ड एसिडिक एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड। अच्छा, ये तो हम लोगों ने प्रोटॉन रिलीज करने वाली बात कर ली, जो हमारा पहला पॉइंट है, हम लोग जिसकी बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसाइड करते हैं। सेकंड क्या था, कॉन्जुगेट बेस वाला। अब कॉन्जुगेट बेस देखो दोनों की, तो एसिडिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। फॉर्मिक की क्या है, H C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ठीक है, अब क्योंकि ये बेस है तो अब हमने देखना है कौन सी बेस ज्यादा स्टेबल है। कौन सी बेस ज्यादा स्टेबल होगी, जो मोर रेडली अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करना चाहती, वो ज्यादा स्टेबल बेस होगी। स्टेबल क्या है, स्टेबल बेस कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करना चाहती। स्ट्रॉन्ग बेस, ये दो डिफरेंट बातें हैं ना, ठीक है, आप उसको कंफ्यूज ना कर देना, इसलिए मैं लिख देती हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहती है। अब देखो, और मैंने क्या कहा था कि इसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसकी बेस स्टेबल होगी, तो हम लोगों ने अब क्या देखना है कि दोनों में से स्टेबल बेस किसकी है। स्टेबल बेस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्टेबल बेस कौन सी, कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, एक तो पहले ही इस मिथाइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, इसने हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो वही बात, जिसके पास ज्यादा होगी वही खुशी खुशी देगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी शेयर कर लेगा विद प्रोटॉन एज कंपेयर टू दिस वन। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल बेस किसकी है, इसकी बेस, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई अगेन दिस इज सेकंड पॉइंट पर भी ये पूरा उतरा, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। अब आपने देखो, तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हुए मैंने दो तरह की बात की। एक उन एटम्स की, या फंक्शनल ग्रुप आप कह लो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। अच्छा, सेकंड कौन से है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो इससे ही आपको पता चल गया कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। एक वो इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स या फंक्शनल ग्रुप की वजह से इंड्यूस हुआ, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। डोनेट करते हैं हम इसको आई नेगेटिव से, नेगेटिव आई से। इसी तरह वो इंडक्टिव इफेक्ट जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप या एटम की वजह से इंड्यूस हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। डोनेट किससे करते हैं, पॉजिटिव आई से।
इसको आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको पता होना चाहिए जब स्ट्रक्चर में आ जाए तो आपको उसकी पता हो कि कौन से इलेक्ट्रॉन, विच फंक्शनल ग्रुप और एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड विच हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देख लेते हैं। अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर NO2 है तो इट हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा इसके अगर कि भी ना कंपैरिजन मैं आपको उसमें बताने लगी हूँ कि साथ साथ किसका किससे ज्यादा है। R3N पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, Cn has greater electron withdrawing inductive effect as compared to COH, which has greater electron withdrawing inductive effect from fluorine than फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा है और आयोडीन का OR ग्रुप से ज्यादा है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा एग्जांपल्स आप देखना चाहते हो यू कैन फॉलो एनी रेफरेंस बुक दैट इज गिवन इन योर सिलेबस, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए आपको लिखवाई है कि कभी भी आपको अगर यहाँ पर फ्लोरोएसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड होता तो अब आप इसको कंपेयर कर कर आप बता सकते हो कि विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। So now let's move on to the electron, those functional groups or atoms which has electron donating inductive effect. ठीक है, let me change the color ताकि आप को मिक्स ना हो जाए। O negative, ठीक है, O negative has electron donating effect. Then COO negative, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात हो रही है ना, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से ज्यादा होंगे वही रिलीज कर सकते हैं। सो O नेगेटिव, COO नेगेटिव ग्रेटर देन R3C, ठीक है, R2C, RCH2, इधर H भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेने दो। यहाँ पर ओके, RCH2 देन कम्स CH3, यानी कि CH3 की भी हमने एग्जांपल लेके, मिथाइल ग्रुप की CH3 की एग्जांपल लेके हमने जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखा है उससे भी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका है, RCH2 का। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो है उसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। गाइस दैट वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किस वजह से होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या उसकी टाइप्स है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।